बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्ते बच्चों, मैं अब कार्बन पर मैं चौथी वीडियो बना रहा हूँ। इस पर हमें इस वीडियो में हम नोमेनक्लेचर और उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इस नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातों का रिकॉल करना चाहता हूँ। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ ताकि हमारा जो आगे का जो हम बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन को आप अच्छी तरह से समझ सके। ऐसा ना हो कि हम बॉन्ड बनाए और आप समझे ही नहीं। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ा बहुत जैसे मैं पीछे से बात उठा रहा हूँ, है ना, इसको आप सहजता से लेंगे, है ना। अब वहाँ पर पहुँचने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ सदा की भांति कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पढ़ाई का, इस अध्ययन का मतलब टीचिंग का उनको फ़ायदा मिले, लाभ मिले, प्राप्त हो। और लाइक निश्चित रूप से करें, ऑल बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली अपकमिंग जो वीडियो होगी उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए और अपनी सुविधा के अनुसार आप उसे देख पाएँ। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, थोड़ा एटम्स के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि एटम्स जो होता है पूरा गोल, ये होता है पूरा गोल होता है, लगभग मतलब गोल के शेप होता है। ये हो गया एटम, किसी भी मतलब एलिमेंट का एक एटम हो गया। इस एटम के सेंटर में जो होता है से आपका न्यूक्लियस होता है। ये जो होता है इस पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ जो है मतलब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है से अपना चक्कर काट रहा होता है, वे इलेक्ट्रॉन का चक्कर काटता है। और इस न्यूक्लियस में होता है दो ही एलिमेंट होता है, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन होता है। अच्छा, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन पर जो है से आपका निगेटिव चार्ज होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, और यह प्रोटॉन पर आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस में, इस न्यूक्लियस की बात मैं कर रहा हूँ, इस न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना होता है उतना ही जो है सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं ताकि जो है से एटम जो है सो इलेक्ट्रॉन से चक्कर, ताकि जो है सो इलेक्ट्रॉन जो है सो स्टेबल रहे, स्थिर रहे, है ना। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो संख्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हुआ और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुआ या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, है ना। ये मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है सो घटती बढ़ती रहती है, उसी के अनुसार जो है सो मतलब कोई एटम जो है सो चार्ज होता है चाहे अनचार्ज होता है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या इन न्यूट्रल एटम में क्या होता है सो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है ना। तो ये जो संख्या होती है इस संख्या को कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। इस बात को तो आप समझ गए। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है सो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जो इन न्यूट्रल एटम में जो होगा, मतलब उसी संख्या को हम कहते हैं मतलब एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड से जो है सो क्या करते हैं, हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं जेड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इतना तो बात आप समझ गया। अच्छा, अब हमको करना क्या है से ये जेड एटॉमिक नंबर होता है सभी एलिमेंट का अलग अलग होता है। जैसे कि आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होगा 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3 होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4 होता है, बेरिलियम का 4 होगा, बोरोन का कितना होता है 5 होता है, उसके बाद जैसे कार्बन का कितना होता है 6 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। मतलब ये जो है तो मतलब ये जो है एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, और ये जो है तो आपको जो है तो मतलब क्या हो गया, उसका एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। मतलब इसको हम थोड़ा संक्षिप्त ही चर्चा करेंगे, हम विस्तृत नहीं करेंगे क्योंकि हमको कार्बन पढ़ाना है, लेकिन इसमें थोड़ा हम रिकॉल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमको बॉन्ड फॉर्मेशन भी करना है और फिजिकल स्ट्रक्चर भी बनाना है।
तो जो स्ट्रक्चर बनेगा इसमें इसका जरूरत पड़ेगा। इसको समझना कैसे है वो हम दिखा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, है ना। तो ऑटोमिक इस तरह से आप कम से कम जो है, तो यदि आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th के लिए जो है कम से कम आप 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जरूर निश्चित रूप से याद कर ले। 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आप निश्चित रूप से पीरियोडिक टेबल से निकाल करके उसको याद कर ले, ताकि जो है आपको सुविधा होगी, आगे समझने में सुविधा होगी इससे। अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात जो है मतलब दूसरी बात क्या है, इनर्ट गैस के बारे में जान लेना है। इनर्ट गैस में इनर्ट गैस और जो है नोबल गैस के बारे में जान लेना है, जिसको मैंने एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट को मैं डाल दूंगा, है ना। अभी मैं उस चार्ट को नोबल गैस का डाल दूंगा। जैसे इनर्ट गैस में जो होता है ग्रुप नंबर, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 18 होता है, ग्रुप नंबर 18, है ना। ग्रुप नंबर 18 में जो भी एलिमेंट्स है वो सब इनर्ट है, नोबल है, अक्रिय गैस है। हिंदी में उसको अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने आप में परिपूर्ण होता है और किसी दूसरे एलिमेंट से वह कभी भाग मतलब प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्रिया प्रतिक्रिया किसी दूसरे एलिमेंट के साथ वो नहीं करता है, किसी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। तो ये जो है लगभग 6 है इनर्ट गैस, नोबल गैस 6 है। पहला है हीलियम है, जो जिसमें मात्र 2 ही मतलब एटॉमिक नंबर है, एक ही कक्षा बनता है, डुएट बनाता है। एक अब बाद में है, हीलियम अब बाद में है जो सिर्फ डुएट बनाता है। हीलियम के बाद नियोन है, नियोन का क्या होता है 10 होता है। हीलियम नियोन आर्गन है, उसके बाद आर्गन है, आर्गन का 18 होता है। हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन का 36 होता है। जेनॉन का 54 होता है और 54 और मतलब रेडॉन का 86 होता है, 86 होता है। यही जैसे एटॉमिक नंबर है, मतलब हीलियम 2, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन और रेडॉन, मतलब ये जो हमने लिखा है सिंबल लिखा है, सिंबल से समझ लीजिएगा, है ना। ये हीलियम का सिंबल है He, नियोन का Ne है, आर्गन का Ar है, क्रिप्टॉन का Kr है और जेनॉन का Xe है और रेडॉन का Rn है। ये जो है ग्रुप नंबर 18 में है ना। इसका जो होगा पीरियड नंबर 1 होगा, पीरियड नंबर 2 होगा, पीरियड नंबर 2 हो गया, पीरियोडिक नंबर यदि हम कहेंगे मतलब पीरियड नंबर, तो पीरियड नंबर 1 हो गया, पीरियड नंबर 2 हो गया, इसका पीरियड नंबर 3 हो गया, इसका पीरियड नंबर 4 हो गया, ये पीरियड नंबर 5 में आता है और रेडॉन जो है पीरियड नंबर 6 में आता है। तो सबका पीरियड नंबर भी हम याद कर सकते हैं, याद हो जाएगा कौन किस पीरियड में है। लेकिन ग्रुप नंबर 18 में, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट को इनर्ट और इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको जानना जरूरी है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे एटॉमिक नंबर का ही विचार होता है, इसलिए आपको एटॉमिक नंबर थोड़ा याद कर लेना आपके लिए बेहतर रहेगा, जिससे जो है तो आप आगे बात को समझ सके। इसको तो याद करना है, ये आपका बेसिक है जिसको याद करना होगा। देखिए चलिए, अब एटॉमिक नंबर को होता क्या है, एटम में नंबर ऑफ एटम्स में ये सेल होता है, इसको सजाते हैं तो नंबर ऑफ सेल होता है। नंबर ऑफ सेल जिसको कक्षा कहते हैं, मतलब हिंदी में कहते हैं कक्षा की संख्या, कक्षा होता है। मतलब जैसे यह न्यूक्लियस हुआ ना, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जो है भिन्न भिन्न कक्षाओं में, मतलब एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है भिन्न भिन्न कक्षाओं में जो है तो मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे चक्कर काट रहे होते हैं, बहुत सारे कक्षा बनता है। जो एलिमेंट जितना बड़ा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा जो है उसकी कक्षाएं बनेगी। तो नंबर ऑफ सेल होता है ना, जिसे नंबर ऑफ सेल कहते हैं, चाहे नंबर ऑफ ऑर्बिट भी कहा जाता है। ऑर्बिट माने भी कक्षा ही होता है, ऑर्बिट होता है ना। तो ऑर्बिट होता है, एक होता है नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ कुछ सब सेल होता है, कक्षा में कुछ सब सेल होता है। तो सब सेल की जो संख्या है ना, सब सेल की जो संख्या है वह मात्र जैसे 4 ही है। तो सब सेल 4 ही होता है, S होता है, P होता है, D होता है और F होता है, ये 4 सब सेल होता है। प्रत्येक कक्षा में जैसे कुछ सब सेल होता है, तो किसी भी कक्षा में इस 4 से ज्यादा सब सेल नहीं होगा। और इस पर जो प्रत्येक सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसकी संख्या पहले से निश्चित की हुई है ना। तो एस सब सेल में जो है जो उप कक्षा हुआ, सब सेल का मतलब उप कक्षा, हिंदी वाले भी छात्र समझ ले, उप कक्षा उसको कहा जाता है। तो मतलब यहाँ हम लिख देते हैं उप कक्षा होता है, सब सेल माने हो गया उप कक्षा। ऑर्बिट हुआ, ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल कहलाता है, ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिट माने कक्षा होता है, ऑर्बिटल माने उप कक्षा होता है ना। तो एस सब सेल पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। और पी सब सेल पर मात्र 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और डी सब सेल पर अधिकतम जो है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एफ सब सेल में जो है अधिकतम जो है 14
इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब किसी कक्षा में जो है से 1 2 3 4 SPDF यही 4 सबसेल हो सकते हैं, अधिक से अधिक हो सकते हैं। मतलब अधिक से अधिक, मतलब मैक्सिमाइज करने का मतलब नहीं सभी में। और जो मान लीजिए नंबर ऑफ सेल में, नंबर ऑफ सेल यदि 1 रहते हैं, 1 है, तो नंबर ऑफ सेल 1 में जो है तो मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यहाँ एक 2n² का नंबर भी चलता है। से किसी कक्षा में जो है से इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वह 2n² के हिसाब से होगी। अर्थात नंबर ऑफ सेल यदि 1 है तो 2n² का मतलब n जो है नंबर ऑफ सेल को बता रहा है, मतलब 2n², तो नंबर ऑफ सेल बता रहा है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ 2 × 1, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसमें तो एक ही सबसेल न बनेगा, मतलब क्योंकि एस पर 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है तो एक ही सबसेल बनेगा। यदि मान लेते हैं नंबर ऑफ 2 की विचार करते हैं, नंबर ऑफ 2 मतलब कक्षा नंबर 2 करते हैं, तो 2n² के हिसाब से क्या हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 × 2 2 दूना 4 4 दूना 8, मतलब जैसे दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जब 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो मतलब जैसे 2 और मतलब एगो सबसेल हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, आप प्लस 2s2 हो जाएगा। ये हम बताएंगे वो कैसे आएगा। सो आएगो 2p6 हो जाएगा, मतलब नहीं 2 और 2 4, मतलब हमारा कितना 8 आ रहा है ना, तो 2 2 4, तो इसमें भी 4 होगा, 4 2 6 2 8, बस हो गया 4। यही 2 ही सबसेल बनेगा। मतलब एक पहला कक्षा में जो है एस सबसेल हुआ, दूसरा कक्षा में 2 सबसेल हो जाएगा, मतलब एगो एस होगा एगो पी होगा, समझ है ना। इसी तरह से मतलब बढ़ता जाएगा। अब यह कैसे होगा इसके लिए एक नियम है ना, उस नियम को हमने यहाँ पर बताया है, दिखाया है। देखिए यहाँ इस नियम को आप देख लीजिए, मतलब जो है नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पर हमने यह बताया क्या है, यह नंबर ऑफ सेल है n = 1, नंबर ऑफ सेल 2 है, नंबर ऑफ सेल 3 है, नंबर ऑफ सेल 4 है, नंबर ऑफ सेल 5 है, नंबर ऑफ सेल 6 है, यहाँ नंबर ऑफ सेल क्या है 7 है, नंबर ऑफ सेल 8 है। तो अब इसको एक शॉट में आप देख सकते हैं यहाँ, है ना, एक शॉट में आप देखिए, आप देखिए यहाँ नंबर ऑफ सेल 1 है, तो इसमें एक ही कक्षा है 1s, यहाँ 2s 2p 3s हो गया, 3p हो गया, 3t हो गया, 4s हो गया, 4p है, 4d हो गया, 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s हो गया, 6p हो गया, 6d 7s 7p 8s, बहुत हो गया। इसी आधार इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए 1s, यह जो तीर का मार्क हम दिए हुए हैं, यहाँ तीर का मार्क दिए हुए हैं, तो यहाँ से ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, मतलब यहाँ से इस सबसेल में ऐसे भरेगा, मतलब एक सबसेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, फिर इसको ऐसे जाएगा, फिर 2 ये भरेगा, उसके बाद जैसे यहाँ से फिर जाएगा तो फिर इस पर आएगा, मतलब 2p होगा, तो 2p में 6 से ज़्यादा नहीं रह सकते, अधिकतम रह सकते हैं। अधिकतम का मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब 6 का 6 ही होगा, मतलब 6 से कम भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, जो बच जाएगा सो होगा। तो यहाँ 2, इसके बाद 3s होगा, फिर ऐसे घूमता जाएगा, मतलब ये हमारा तीर मारा हुआ है, इस तीर से समझिए, जैसे जैसे ही घुमा रहा है उसी तरह से मतलब सेल भरता जाएगा, सेल भरता जाएगा, उसी तरह से सेल सब सेल भरता जाएगा, इसी नियम के तहत जैसे भरता जाएगा, ऐसे घूमता जाएगा ये, है ना। 3d हुआ, 3d के बाद 4p हुआ, 4p के बाद 5s हुआ, 5s के बाद जैसे यहाँ आपका 4d हो गया, 4d के बाद 5p हो गया, 5p के बाद 6s हो गया, 6s के बाद 4f हो गया, 5d हो गया, 6p हो गया और 7s हो गया। यहाँ से जैसे जाएंगे तो 5f जाएंगे, 6d जाएंगे, 7p जाएंगे, उसके बाद जैसे हम 8s जाएंगे, है ना। इसको यदि आपको बनाना है तो एक इस तरह से भी बना सकते हैं, इसका उपयोग करके हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए मतलब हम बता रहे हैं आपको कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा हम देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसका यूज करेंगे, हम इसका यूज करेंगे। तो देखिए पहले हम लिखते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, एक बना के चार्ट हम रख सकते हैं कैसे 1s2 है ना, 2s2 ठीक है, मतलब उसके बाद 2p6 हो गया, मतलब 1s2 है ना, 1s2 2s2 मतलब 1s2 1s तो 1s2 हो गया, है ना। अब उसके बाद 2s हो गया तो 2s2 हो गया, और 2p हो गया तो 2p6 हो गया, 3s हुआ, है ना, 3s2 हो गया, 3s मतलब वो 2p6 के बाद 3s2 आ जाएगा, और 3s2 के बाद क्या आएगा 3p6 आएगा, 3p6 हो गया, 3p6 हो गया, और 3p6 के बाद क्या हुआ 4s2 हो गया, 4s2 हो गया, है ना। 4s2 के बाद क्या हुआ, देखिए 4s2, और 4s2 के बाद हमारा 4s2 के बाद यहाँ से क्या आएगा 3d10, तो हमारे यहाँ 3d10 लिखाएगा, 3d10 हो गया, और 3d10 के बाद है यहाँ पर आएंगे 4p आएगा, 4p6 हो गया, 4p6 के बाद ऐसे हम कहाँ जाएंगे 5s मतलब 5s2 हो गया,
5s2। अब यहाँ चलिए 5s2 3d10 के बाद 4p6 हो गया, 5s2 हो गया। अब 5s2 के बाद ऐसे जाते हैं तो 4d10 आता है, 4d10 हो गया, 4d10 हो गया। 4d10 के बाद कैसे आते हैं, 4d10 के बाद आते हैं 5p पर आते हैं तो 5p6 हो गया, 5p6 हो गया। फिर जैसे आपको 5p6 से जैसे हम कहाँ जाते हैं 6s2 हो गया, 6s2 हो गया और 6s2 हो गया। अब 6s2 से जैसे यदि यहाँ हम जाते हैं तो 4f, तो f पर 14 जाता है मैक्सिमम, तो 4f14 हो गया। 4f14 के बाद जैसे हम जाते हैं 5d10, 5d10 हो गया। यहाँ से देखिए 4f का, अब 4f से 5d10 हो गया। 5d10 के बाद जैसे 6p हो गया, 6p6 हो गया, 6p6 हो गया, 5d10 6p6। उसके बाद 7s2 हो गया, 7s2 हो गया हमारा, 7s2 हो गया। और 7s2 के बाद हम कहाँ जा रहे हैं 7s2, मतलब यहाँ हम 7s2 तक चले गए। उसके बाद हम 5f14, अब उसके बाद हम 5f14 लिख सकते हैं, 5f14, ठीक है। 5f14 हो गया, 5f14, 5f14। उसके बाद 6d10, उसके बाद हमारा 6d10 होगा। और 6d10 के बाद क्या होगा देखिए 6d10, 5f14 6d10, 7p6 हो गया। और उसके बाद 8s2 हो गया, 8s2 है। ये बहुत लंबा हो गया। मतलब इस तरह से एक हम अपना रफ वर्क, मतलब रफ वर्क क्या है, मतलब जैसे भी हो, मतलब थियरी में ही एक टू बना के रखेंगे ताकि जैसे मतलब इस नियम के अनुसार ही, यदि आपको यदि याद नहीं होगा तो इस नियम के अनुसार आपको याद हो सकता है। यह याद करने का आसान तरीका है, कैसे नंबर ऑफ सेल जैसे भरता है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सेल होगा और सेल का सब सेल होगा। हर सेल में मात्र 4 ही सब सेल होते हैं, SPDF अधिकतम। तो नंबर ऑफ सेल 1 होगा तो एक ही सेल होगा, तो उसमें एक ही सब सेल बनेगा S। नंबर ऑफ 2 है तो 2 सब सेल बन जा रहा है। नंबर ऑफ 3 है, सेल नंबर 3 है तो इसमें 3 को जो है सब सेल बन जा रहा है, SPD बन जा रहा है। नंबर ऑफ 4 है, नंबर ऑफ सेल 4 है तो इसमें जो है 1 2 3 4 को चारों बन जा रहा है, SPDF चारों बन जा रहा है। इसमें जो है तो 5 है तो इसमें भी चारों बन जा रहा है, मतलब SPDF। और नंबर ऑफ 6, नंबर ऑफ सेल 6 है तो इसमें भी आपका 3 बन जा रहा है। नंबर ऑफ 7, ठीक है, इसमें बनेगा, आगे भी बनेगा, है ना, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लिखेंगे, तो इसको हम लिखने के लिए इसलिए हम पता है कि हमको लास्ट ऑर्बिट में नंबर कितना आता है। किसी भी कक्षा के लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर होगा, नंबर ऑफ सेल जो होगा, वह उसका वैलेंसी कहलाता है। हमने पढ़ा है ना, से लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट, मतलब लास्ट ऑर्बिट में जो है, लास्ट कक्षा में, लास्ट सेल में ऑर्बिट चाहे सेल, इन द लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है ना, वो वैलेंसी कहलाता है। इस वैलेंसी के अनुसार ही जो है से हमको बॉन्ड फॉर्मेशन करना होता है ना। सो कौन कितना इलेक्ट्रॉन देगा और कौन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको हम आगे पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। ठीक है, अब इस चार्ट को देखिए। अब हमने यहाँ जैसे अपना इनर्ट गैस के बारे में बताया था ना, हीलियम हुआ तो 2 हो गया एटॉमिक नंबर। अब इसमें 2 ही है, मतलब एक ही सेल, नंबर ऑफ सेल एक ही बना तो एक ही हुआ। नियोन का 10 है तो 2 8 हुआ, और आर्गन का 18 है तो 2 8 8 हो गया, ठीक है ना। अब 18 है तो अब कैसे 18 हो जाएगा, सो देखिए यहाँ 18 हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से देखिए निकालिए। यहाँ 2 4, मतलब 4 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 2 12, अब 12 और 6 18, हमारा मतलब यहाँ तक आ गया। मतलब कहने का मतलब जो है वह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, मतलब यह जो है सो मतलब 18 हमारा हो गया। अब नंबर ऑफ सेल, पहला सेल में जो है सो 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा सेल में जो है सो क्या हो गया 8 हो गया, और तीसरा सेल में कितना हो गया 6 2 8 हो गया। तो 8 8 16 2 18, ये हमारा आर्गन का हो गया, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 है, कितना है 8 है, ऑक्टेट पूरा कर रहा है। जिसके पास में ऑक्टेट पूरा हो जाएगा उसको मतलब किसी दूसरे एलिमेंट से प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी, रिएक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उसी प्रकार क्रिप्टॉन का भी आप बना सकते हैं, जिस तरह से हमने आर्गन का बनाकर दिखाया है उस तरह से आप क्रिप्टॉन का भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ इसको हम बनाए हैं तो क्रिप्टॉन के यहाँ से जोड़िए, आप ऊपर से इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेना है। वैसे 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 8 20 10 30 हो गया,
20 10 30 हो गया, आज 36 हो गया, तो हमारा यहाँ तक आ गया, क्रिप्टॉन का यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक देखिए, अब क्रिप्टॉन का लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, क्रिप्टॉन का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 2p6 हो गया ना, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 3p6 हो गया, 4s2 हो गया, 4s2 हो गया, 3d10 हो गया, 3d10 हो गया, और 4p6 हो गया, 4p6 हो गया, भरा गया। अब देखिए यहाँ हमारा पहला मतलब कक्षा जो हुआ उसमें 2 हो गया, दूसरा कक्षा में कितना हो गया, 8 हो गया, तीसरा कक्षा में जोड़ेंगे तो हमको कितना होगा, ये वाला जोड़ेंगे, और साथ साथ में हमको देखिए ये वाला जोड़ना पड़ेगा हमको, ये वाला, तो ये हो गया 2 6 2 8 10 8 18, ये हो गया तीसरा। 3 जो लिखा हुआ है ना, 3 नंबर ऑफ 3 सेल हो गया, और एसपी जो है उसका सब सेल हो गया, उप कक्षा हो गया, और चौथा में जैसे ये दोनों जुड़ाएगा, चौथा कक्षा में ये दोनों जुड़ाएगा, तो 6 2 8 हो गया ना, तो 2 8 18 8, मतलब 1 2 3 अच्छा 4 को सेल हो गया, नंबर ऑफ सेल हो गया, लास्ट में कितना आया, 8 आया। तो इस प्रकार से किसी भी एलिमेंट का यदि आपको एटॉमिक नंबर मालूम होगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि मतलब उसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है ना, कितना इलेक्ट्रॉन है, यह पता आपको आसानी से चल जाएगा। और इस प्रकार जैसे मैंने जो है सो ये मतलब 6 का 6 जो मतलब इनर्ट गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इस सब का जो है सो हमने नंबर लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो हमने बनाकर दिखा दिया है। तो ये जो लास्ट ऑर्बिट में ये 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्टेट पूरा कर लेता है, तो ऑक्टेट पूरा कर लेता है तो इसको अलग से प्रतिक्रिया करने की किसी की जरूरत होती नहीं, तो यह बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा। एक हीलियम में जैसे डुएट पूरा होता है, एक हीलियम में डुएट पूरा होता है। तो देखिए अब जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जब आप चलिएगा तो ग्रुप नंबर 18 है ना, ग्रुप नंबर 18 जैसे देखिए थोड़ा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी हम समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन उसको अभी जरूरत नहीं, ठीक है, रहने दीजिए उसको अभी, अब ये इतना ही समझिए। अब आगे हम चलते हैं, और हम एक एलिमेंट, हमने कुछ एलिमेंट का नाम लिखा है, यहाँ देखिए कुछ एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है, कुछ एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है, और उसका जो है एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, ये मतलब एटॉमिक नंबर के अनुसार ही सजाया गया है ना। देख लीजिए पहले पूरा एक शॉट में आप पूरा देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। मतलब हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, मतलब लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, और बोरोन का 5, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, मतलब फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, और सिलिकॉन का 14, और फास्फोरस का 15, और सल्फर का 16 हो गया, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटासियम का 19, कैल्शियम का 20, स्कैंडियम का मतलब 21, मतलब 21, टिल्ड्रियम का 22 22, वेनेडियम का जो है 23, क्रिप्टॉन का जो है 24, मैग्नीज का जो है 25, और फेरस का आयरन का जो है सो मतलब 26। मतलब इस प्रकार जो है सब का हमने एटॉमिक नंबर लिख लिया है। अब देखिए यहाँ हम 20 तक ही दिए हैं, 20 तक ही बताया है, 20 तक आप याद कर लीजिएगा। तो अब या मतलब जितना याद कीजिएगा उतना आपको फायदा ही होगा, उससे घाटा थोड़े होने वाला है ना। लेकिन अब मान लीजिए जैसे अब एल्युमिनियम का जैसे लिखना है हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो चलिए एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना हमको है तो कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ हम बनाए हैं, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, अब देखिए यहाँ एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर हमारा है 13 है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। अब यहाँ देखिए यहाँ इसी पर जोड़ लीजिए, तो 2 4 हो गया, आज 6 4 10, और 10 2 12 हुआ ना, यहाँ 12 13 है, तो 13 है, तो हमारा 3p1 तक जाएगा। मतलब यहाँ तीसरा का ऑर्बिट में जो है एक एक एलिमेंट रहेगा, यहाँ तक तो पूरा हो जाएगा। मतलब एल्युमिनियम का जो होगा, एल्युमिनियम यहाँ देखिए एल्युमिनियम हम लिख रहे हैं, तो यहाँ हमारा हो जा रहा है कितना, देखिए यहाँ हो रहा है 1s2 2s2 2p6, तो 1s2 2s2 2p6 है ना, 2 2 4 हो गया, 2 2 2 4, आज 6 4 10 हो गया, और 10 हो गया, आज 10 2 12, 3s2 हो गया, और 3p क्या होगा, तो यहाँ 2 2 4 क्या हो गया, 2 2 4, आज 6 4 10, आज 10 2 12, तो यहाँ पे एक एक होगा, तो 13 हो जाएगा। मतलब इसका 13 ना है एटॉमिक नंबर, तो 13 तक में जाएंगे हम। तो हमारा पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और दूसरा कक्षा में 8 हो गया, और तीसरा कक्षा में हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। ये हमारा 3 हो गया वैलेंसी।
तो वैलेंसी है तो इसका मतलब है एल्युमिनियम जो है सो प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में जो इसके 3 ही इलेक्ट्रॉन है और यह जो है सो मेटल है ना। 1 2 3 4 4 तक मेटल होता है और 4 के बाद जो है तो 1 2 3 तक मेटल होता है, सॉरी 1 2 3 तक मेटल होता है, जिसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन होगा चाहे 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वह जैसे मेटल होता है ना। 4 जो है तो कार्बन का होता है, तो 4 जो है तो मतलब नॉन मेटल होता है, 4 5 6 तक जो है 7 तक नॉन मेटल होता है, 5 6 7 नॉन मेटल होता है ना। चलिए तो इसको हम समझ गए, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी प्रकार से आप सभी एलिमेंट का जो है से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ हमने निकाल लिया ना, तो यहाँ हम लिख देंगे, मतलब हमको 3 ही कक्षा इसमें मिला ना एल्यूमिनियम में, तो 2 यहाँ पहला कक्षा में 2 मिला और दूसरा कक्षा में कितना मिला 8 मिला और तीसरा कक्षा में 3 मिला, 2 8 3। इस प्रकार से हम सभी कक्षाओं को भर सकते हैं, मतलब सबको भर सकते हैं। जैसे सोडियम नाइट्रोजन का हुआ, नाइट्रोजन का 7 हुआ, तो 7 हुआ तो पहला कक्षा में 2 आ जाएगा 2, और दूसरा कक्षा में कितना आएगा, मतलब यहाँ देखिए तो 2 और 2 2 4 और 5 ना, तो 2 2 4 4 4 और 6 4 10, यहाँ 10 हो जाता है, तो हमको मतलब साथ ही भरना है, तो 2 और 4 और 4 इसमें क्या कितना आ जाएगा 4 3 3 आएगा, मतलब 1:2 क्या होगा 1:2 2:2 और 2p क्या होगा 4 होगा, 2p 2 2 4 नहीं 2p3 होगा, 2p3 हो गया, 2p3 हो गया, तो 2 2 4 और 4 3 7 3 7 हो गया नहीं। तो हमारा एक कक्षा बना 2, दूसरा कक्षा में कितना बना 3 2 5 आया। तो नाइट्रोजन में 2 ही, मतलब जैसे नंबर ऑफ शेल बनेगा, मतलब 2 हो गया और 2 और 5 2 ही, के और एल, यही 2 कक्षा बनाएगा। इस प्रकार से आप जैसे पूरा चार्ट बना लीजिएगा है ना। एक बार मैं चार्ट नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, आप वहां से देख करके मतलब अपना कितना आपने सही बनाया है कितना गलत बनाया है, ये आपका होमवर्क हो गया, तो आपको चेक कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में चेक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, तो यह थोड़ा वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो मैं इस बात को मतलब यही समाप्त करता हूँ। आप को मतलब यह एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये जो नंबर ऑफ सेल और सबसेल वाला कहानी है, उस कहानी को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, और समझ लेने के पश्चात जब हम नेक्स्ट और हमारा वीडियो कंटिन्यू रहेगा, आप नेक्स्ट वीडियो को निश्चित रूप से देखिए, उसमें हम अब नोमेनक्लेचर और बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, जाने से पहले मैं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और ऑल बटन जो है प्रेस जरूर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नमस्ते बच्चों।